नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल क्या होता है 2 इंटू 12+1। तो ये तो एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हमारे पास ऑर्बिट में एक ही सब सेल थोड़ी है, हमारे पास तो ऑर्बिट में बहुत सारी सब सेल है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो इट इज सम ऑफ, सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे हम। तो आगे जो साइन है वो क्या है, समेशन का साइन है। ठीक है, तो सम ऑफ 2 इंटू 12+1, और यहाँ पर एल कहां से कहां जाता है, याद है एल की वैल्यू कहां से कहां जाती थी किसी भी ऑर्बिट में, एल की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती थी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समेशन ऑफ 2 इंटू 12+1 हो जाएगा, और एल कहां से कहां तक लेना है, एल हमें 0 से n-1 तक लेना है। ठीक है, 2n² इन टर्म्स ऑफ n है, ये जो है ये इन टर्म्स ऑफ l है, दिस इज नथिंग बट 2n²। इसको ये जो वैल्यू आती है 2n² के इक्वली आती है एक्चुअली। ठीक है, नाउ 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन बोथ एज वेव फंक्शन एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। तो देखो पहले हमारे पास E इक्वल टू mc² आया था, पहले क्या आया था, E इक्वल टू mc² आया था, तो उससे पार्टिकल नेचर पता चल गया। एंड देन बाद में E इक्वल टू h आया, तो उससे वेव नेचर भी पता चला। तो हमारे पास मतलब बताया गया है कि फोटोन का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ओके, सो 70 में क्वेश्चन नंबर 70 में E इक्वल टू h आएगा, जो कि हमें वेव नेचर बता देता है, पार्टिकल नेचर ऑलरेडी हमें पता था। देन आगे बोलो, 70 से 81 के बीच में कोई डाउट है? 53 तनिष्क की टावर्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले ही, अभी फिर से नहीं बताएंगे। 53 कितना इजी है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसा यूनिट लो। सॉरी 53 हम दूसरी तरह बताया, पहले जो हमारा डाउट लेक्चर है उसमें शायद बता चुके हैं, 53 देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 से 80 के बीच में है, 81 के बीच में कोई डाउट है? 76 इजी है यार। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल। सेवेंटी थ्री में क्या डाउट है, 73 में क्या डाउट है तनिष्क किटावट? इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन बाद में फिजिक्स में पढ़ोगे। सेवेंटी सिक्स और 77 देखो कोई ज्यादा है नहीं। 76 में क्या है कि देखो n की वैल्यू अगर 3 है तो l जो है वो क्या होगा, l 0 से 2 तक ही जाएगा। ओके, और l जब 0 से 2 हो गया तो देखो लास्ट ऑप्शन में अगर तुम देखोगे, और नॉट लास्ट ऑप्शन, तो l ए ऑप्शन ही देखो। 76 में अगर हम ए ऑप्शन देखेंगे तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो l अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी बताओ? m की वैल्यू -1, 0 और +1 रहेगी। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दिया, m इक्वल टू +2, दैट्स वाई वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 76 में ए ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि l की वैल्यू जब 3 है तो m क्या कहां से कहां रहेगा, -1 से +1 तक ही रहेगा। देन इसके बाद 77 में क्या रॉन्ग है? तो 77 में देखो डी ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई डी ऑप्शन? क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है, तो l की जो वैल्यू है वो 0 से 2 तक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन वहां पर डी ऑप्शन में क्या दिया, l 3 दिया, दैट्स वाई वो रॉन्ग हो गया। सेवेंटी थ्री का आंसर क्या है? 73 का आंसर तनिष्क किटावट वही है जो बुकलेट में दिया हुआ है, बुकलेट में करेक्ट आंसर दिया। तुझे क्या डाउट है वो बताओ। ए ऑप्शन जो है 73 का वो क्या है, ए जो है वो जीमैन एंड इफेक्ट, ये स्टार्क इफेक्ट था। और 1s इलेक्ट्रॉन जो 1s ऑर्बिटल में क्या होता है,
हमने ग्राफ बनाया ना, 1s ऑर्बिटल का ग्राफ क्या था, प्रोबेबिलिटी का, ऐसा था ना। तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, पी ऑर्बिटल में अलोंग एक्सेस होता है, तो वो भी करेक्ट है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, मैं 2-3 दिन पहले एक बैच में मैंने फिर से कराया है वो, ठीक है। तो उसका मैं रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दूंगा, देख लेना। तनिष्क टावर, डी में क्या डाउट है, ए पी ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग है ना वो तो। पी ऑर्बिटल की बात हुई है, सबसेल की बात नहीं हुई। अगर पी सबसेल होता तो 6 इलेक्ट्रॉन आता, यहां पर ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ऑर्बिटल में, ठीक है। और कोई डाउट है 81 तक? और कोई डाउट है क्या? थर्ड वाला स्टेटमेंट में क्या डाउट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी ऑर्बिटल की यार किसी एक्सेस के अलोंग ही होती है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर पी एक्स है तो एक्स के अलोंग है, पी वाई है तो वाई के अलोंग है, पी जेड है तो जेड के अलोंग है, तो किसी एक डायरेक्शन में ही है ना। ठीक है, आगे चलें। 69 क्या है, हो गया 69। नाउ 82 में देखो क्या है, एंगुलर। अब देखो क्या है, साई एंगुलर जो है इट इज 1/4π², याद रखना। फॉर एस ऑर्बिटल साई एंगुलर या एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कांस्टेंट होता है एस ऑर्बिटल के लिए, और बाकी के लिए ठीक है, ये चीज याद रखना। एस ऑर्बिटल है ना, तो उसके लिए एंगुलर वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें थीटा और फाई वगैरह नहीं आता है। लेकिन बाकी कोई ऑर्बिटल अगर हुआ, नहीं रेडियल नहीं, एंगुलर की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंगुलर। तो एंगुलर पार्ट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। ये देखो 1/4π², ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब उसमें थीटा और फाई नहीं होता है। लेकिन बाकी ऑर्बिटल्स के लिए वो थीटा और फाई का फंक्शन होगा। जैसे पी ऑर्बिटल में अगर तुम देखोगे तो पी ऑर्बिटल में थीटा या फाई आ जाए, जैसे कॉस थीटा आ गया या साइन फाई आ गया, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, तो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल वगैरह में थीटा और फाई भी आ जाएगा। तो यहां पर हमें जो मिस्टर गुप्ता बोल रहा है वो क्या दिया है, मिस्टर गुप्ता ये बोल रहा है कि साई एंगुलर जो है वो क्या है 1/4π², मतलब ये एस ऑर्बिटल है। ओके, यहां पर क्या है, एस ऑर्बिटल है। मिस्टर अग्रवाल सॉरी मिस्टर गुप्ता के हिसाब से पता चला कि ये एस ऑर्बिटल है, बिकॉज ये थीटा और फाई का फंक्शन नहीं है। इसके अलावा मिस्टर अग्रवाल क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटल के पास 2 रेडियल नोड है। अब देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है, n-l-1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n-l-1, तो ये क्या है, 2 है। अच्छा, एस ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है, एस ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करो, n-0 -1 इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड ऑर्बिट का कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, मतलब ये 3s हो गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बोलो 82 के बाद। एटी फोर 85 वो तो इजी है ना यार। 84 में क्या है, उन्होंने बोला कि अगर नोड जो है इंफिनिटी वाला नोड हम नेग्लेक्ट नहीं करें तो 84 में क्या बोला है कि इंफिनिटी वाला नोड अगर नेग्लेक्ट नहीं किया तो देखो नंबर ऑफ नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, ये होता था टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो कि n माइनस वन था। ठीक है, अगर हम इंफिनिटी वाला नोड भी काउंट नहीं, मतलब विदाउट कंसिडरिंग इंफिनिटी ये था। ठीक है, अगर हम यहां पर इंफिनिटी का भी कंसिडर कर लें तो इंफिनिटी का नोड भी अगर कंसिडर कर लिया तो एक और नोड बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ओके, तनिष किटावट तुम्हारी साइड ही प्रॉब्लम है। तो अगर इंफिनिटी का नोड हम कंसिडर करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। इंफिनिटी का एक ही नोड माना जाएगा ना, उसको तुम 10-15 नोड ही मान लोगे, इंफिनिटी के नोड को एक ही मानोगे। तो कितने हो जाएंगे, 5f है तो कितने हो जाएंगे बताओ, 5f के लिए नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, बिकॉज कौन सा दिया है, 5f दिया है। नेक्स्ट बोलो 83 के बाद। सॉरी 83 नहीं, 84 था ना, ये 84 था। हम्म, 84 के बाद नेक्स्ट बोलो। इन्फिनिटी के लिए वन कैसे, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, एक बार ही कट करेगा ना, बार बार थोड़ी कट करेगा ग्राफ। हम जो ग्राफ बता रहे थे हमने क्या बोला था कि इन्फिनिटी पे जाके कट कर लेगा, तो एक ही नोड आया ना। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 86 87। यार 86 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा का फॉर्मूला बताया था हमने, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल। तो n माइनस एल क्या हो जाएगा, 86 में n की वैल्यू 5, l की वैल्यू क्या है 2, तो 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, थोड़ा पीरियोडिक पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक में तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि जेड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता है। ओके, जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजर टू क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये थोड़ा सा पीरियोडिक पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस हो जाएगा। तो जिसका जेड सबसे ज्यादा है उसका पीक न्यूक्लियस के पास में होगा। जितना बड़ा जेड है उतना ही ज्यादा प्रोटॉन है। ओके, जितना जेड है ना उतने ही ज्यादा क्या है, प्रोटॉन के नंबर है। अगर प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो न्यूक्लियस के पास में रहेगा, तो न्यूक्लियस के पास में रहेगा। तो देखो हमें जो 3 ग्राफ दिए हैं उनमें सबसे पास न्यूक्लियस के कौन सा है, ए बी या सी, कौन सा वाला ग्राफ न्यूक्लियस के पास है बताओ, ए वाला। ठीक है,
तो जेड जो है ए का सबसे ज्यादा है, देन उससे कम बी का है, और सबसे कम किसका है, सी का है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 87। 88 जो है हम क्लास में करा चुके हैं ऑलरेडी, 88 एंड 89। नाउ 90 से 100 के बीच में बोलो। मल्टीपल डॉटेड लाइन इसलिए थे क्योंकि हमें अलग अलग ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करना था ना, डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप का बनाया ग्राफ। एक को डार्क डॉटेड कर दिया, एक को डार्क कर दिया, एक को जस्ट डॉटेड किया। हाँ, तो जैसा 89 है वैसा ही 80 है, जैसा हमने, जैसा क्वेश्चन नंबर 89 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 88 है, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ निर्वेद, दिख नहीं रहा तुझे कौन सा करा रहे हैं? ऑब्जेक्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है ना। ठीक है, नाउ 90 से 101 के बीच में बोलो। नाइनटी से 101 के बीच में। वेरी गुड रोहित, इतने सारे नहीं कराएंगे। जो सेंड किया है ना, हमने एक पीडीएफ सेंड किया, उसमें देख लेना। देखा सॉल्यूशन रोहित पीडीएफ का? वेरी गुड, नहीं देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, देखना भी मत। ठीक है, तो निर्वेद सॉल्यूशन नहीं देखा तुमने? क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज इम्पॉसिबल। तो देखो पहला क्या है, 1s1 2s1, तो ये एक्साइटेड स्टेट किसका है? ये एक्साइटेड स्टेट है 1s2 2s0 का। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जब 2s में चला जाएगा तो ये हो गया हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो ये एक्साइटेड स्टेट है। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है नियॉन 3s2 3p3 4s1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहा गया है? अच्छा, यहाँ पर देखो डी वाला रॉन्ग हो गया, साफ साफ डायरेक्ट हम देख सकते हैं। डी वाला क्यों रॉन्ग हो गया 91 में? इतना करने की जरूरत ही नहीं है। डी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पी में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, दैट्स वाई वो डी ऑप्शन रॉन्ग है। इसके अलावा 92 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यार सभी का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा ना। निर्वेद कुछ किया है कि नहीं किया पढ़ाई? 4s2 3d5 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तनिष्क किटावट वो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट का लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके एक हायर ऑर्बिट में चला जाता है या हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो Mn जो है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। इसके अलावा
टी जो है ये 4s2 3d2, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वेनेडियम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? निर्वेद तुम क्या बोल रहे हो कि तुमने सॉल्यूशन देखे और तुम्हें समझ नहीं आया? इसमें तो यार सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाना चाहिए था। रोहित 91 रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 91 में डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पी में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना यार, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, दैट्स वाई रॉन्ग है। ना वेनेडियम का क्या है? 4s2 3d3। तो 4s2 3d3 जो है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। एंड एल्यूमिनियम जो है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो निर्वेद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें तुम्हें डाउट नहीं था? हद है यार, तो बताओ ना फिर, मैं इतने टाइम से लगा हुआ हूं। अब तो करा दिया है मैंने, एडवांस वाली बुकलेट से हम सॉल्व करा रहे हैं, एडवांस से मैच करके देखो। एल्यूमिनियम का क्या है? एल्यूमिनियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 92 में किसके होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन mn के होंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट करा दिया निर्वेद तुमने। हाँ तो डाउट बोलो, अभी एडवांस की बुकलेट से सॉल्व करा रहे हैं हम। नाइनटी सेवन में देखो पॉली का रूल वायलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉली के हिसाब से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। 97 में जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि सी ऑप्शन में दोनों सेम स्पिन के दे दिए हैं, दैट्स वाई रॉन्ग है। ठीक है, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए थे। समझ आया? तो इसलिए सी ऑप्शन में रॉन्ग हो गया है। और बोलो। 93 यार इजी है ना, Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। प्रथम 93 तुम किसका बोल रहे हो, एडवांस वाली बुकलेट का कि मेंस वाली बुकलेट का? एडवांस वाली का। तो सॉल्यूशन नहीं देखा तुमने जो हमने सेंड किया वो? देखा तो कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए ना 93 में क्या है ऐसा वो? Fe2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, तो Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन रोहित बी में डाउनवर्ड वाले में एक है वो नहीं होना चाहिए ना सब। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है रोहित, बी ऑप्शन बी जो है ना वो रॉन्ग है, लेकिन बी में वॉयलेट पॉली वाला नहीं हो रहा है, बी में जो है वो वॉयलेट हंट्स वाला हो रहा है। ओके 97 में जो बी ऑप्शन है ना उसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हुआ है, उसमें हंट्स वाला वॉयलेट हुआ है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पॉली का किस में वॉयलेट हुआ है? नाउ Fe2 पॉजिटिव जो है उसके में Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s2 3d6, ये Fe का होता था, एंड Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये है, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। प्रथम देख लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। हाँ ए वाले में भी वहां पर 97 में जो ए ऑप्शन है उसमें भी हंट्स रूल वायलेट हो रहा है।
तो क्वेश्चन में हमें हंट्स रूल नहीं पूछा था, पॉली वाला पूछा था, दैट्स व्हाई सी जो है मतलब चारों जो है ना एबीसीडी चारों ऑप्शन जो है वॉयलेट ही हो रहे हैं। ए एंड बी ऑप्शन में वहां पर हंट्स रूल वॉयलेट कर रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में ऑफ वो प्रिंसिपल वॉयलेट कर रहा है। ऑफ वो के हिसाब से पहले एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, उसके बाद ही पी में जाने चाहिए थे। सिद्धार्थ एक्सपर्टाइज एंड में लेंगे तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 तो कितना होगा ये √24 मीन्स जैसे चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि उतना टाइम अपने पास नहीं है कि एक्सपर्टाइज हो जाएगा। वैसे मैंने सॉल्यूशन सेंड कर दिया ग्रुप पर, देख लेना। ठीक है, तो और कोई डाउट है तुम्हें 100 तक? ये 93 भी करा दिया है। n इक्वल टू 4 क्यों भाई? 3d6 जो है उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना। 3d6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? यार तुमने डायग्राम भी ड्रॉ करना नहीं आता क्या? फिर कैसे करोगे? अभी तक डायग्राम ड्रॉ करना नहीं सीखे। कितने अनपेड हैं? तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कराते हो? ठीक है, और कोई डाउट है 101 तक? 100 99 वेरी गुड। और भी बोलते जाओ, ऐड होते जा रहे हैं। आज यही कर लेते हैं अपन, एफबीओ ही कर लेते, आगे वाला नहीं करते, क्या बोलते हो? तुम तनिष्क टाइम वेस्ट कराओगे और कुछ नहीं है। बोलो क्या बोलना है, जल्दी बोलो। हाँ सर, वो 93 में अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो दो दो तो 4s2 से निकलेगा और 3d6 में जो 4 है उसमें से 2 निकलेंगे ना, जो अबे 4 यार अनपेड दो ही तो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, Fe2 पॉजिटिव है, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4 थोड़ी निकालने हैं। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ तो 99 99 कराएंगे, देन 100 और 101 में से 99 बाय 100 करा देते हैं, ऑलमोस्ट सेम वैसे ही 99 रहेगा। ठीक है, 100 करा रहे हैं हम, 99 भी ऑलमोस्ट उसी टाइप से हो जाएगा। तो एमएन पे कौन सा क्या चार्ज है वही बताना 99 में। ठीक है, तो 100 में देखो क्या है, उन्होंने बोला है कि V जो है वो एक्स पॉजिटिव है, V एक्स पॉजिटिव, इसका म्यू जो है वो है 1.73। नाउ 1.73 इज नथिंग बट √3। ठीक है, सो √3 किसके इक्वल होना चाहिए? रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ जाएंगे जब सॉल्व करेंगे? तो 1 आ जाएगा। तो V के कितने पॉजिटिव चार्ज में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे? तो देखो V जो है उसका अगर हम देखें तो क्या होता है 4s2 3d3, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। V पॉजिटिव अगर हमने लिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ? V पॉजिटिव लिया तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? S से जाएगा ना, तो 4s1 3d3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अभी 4 हो जाएंगे। V2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s से निकलेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वापस 3 हो जाएंगे। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेड? हमें एक ही चाहिए। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कब आ सकता है? जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें। मतलब कि V4 पॉजिटिव जो है
उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक रहेगा। समझ आया नहीं आया? तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है यहां पर। ओके, सॉरी, x की वैल्यू 4 है, नॉट 1। x की वैल्यू 4 है। ना 101 में जो ब्रैकेट है ना, उस वो चार्ज है। ब्रैकेट में जो चीज दिया है वो चार्ज दिया है। 101 में जो ब्रैकेट में दिया है वो चार्ज दिया है। मतलब Fe3 पॉजिटिव एंड CO2 पॉजिटिव जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। तो Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन। Fe3 पॉजिटिव का तो 4s2 3d6 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इससे निकल गए और 1 इससे निकल गया, तो ये 4s0 3d5 आएगा। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। एंड कोबाल्ट का अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? आर्गन 4s2 3d7, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन गए? इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो ये ऐसा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो इसका कितना आएगा म्यू? रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज रूट 35। और इसका म्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2, जो कि हो गया रूट 15। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो विल बी रूट 35 बाय रूट 15। हो गया सबका FBO? और किसी का बचा है क्या भाई? अरे 98 यार, 98 भी ऐसा ही हो जाएगा ना। कर लो अभी यार। 98 में अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 2.83 के हिसाब से कितने आने चाहिए वो देख लो। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, फिर उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं ऑप्शन में देख लो। ठीक है। FBS में किसी को डाउट है क्या? FBS में सिद्धार्थ सर, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाई DP DR इक्वल टू 0। यार अपने पास जो है सिद्धार्थ, तुम्हें ये चीज पता है कि अगर हम यहाँ पर लाइक कोई हमारे पास कोई ग्राफ है y वर्सेज x, तो उसमें हम जब ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो इस पे क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? स्लोप 0 होती है ना। तो स्लोप 0 होती है तो हम क्या बोलते हैं? dy/dx यहाँ पर 0 होता है कि नहीं? तो यही रीजन हमारे पास उसमें है, समझ आया ना? इसलिए वहां पर DP/dr को क्या करेंगे? 0 करेंगे जब हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली डिस्टेंस देखनी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है अपने पास, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी वाला है। तो DP/dr जहां पर 0 होगा वहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है उसमें 6 ये हमने करा ही दिया था। कौन सा वाला पार्ट? इफेक्ट करा दिया था और ड्यूअल नेचर वगैरह के हमने नोट्स भेज दिए थे। तो 44 से 47 में कोई डाउट है क्या? 44 से 47 फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव, 44 टू 47 कोई डाउट है? 47 इजी है यार, नोड वाला ही है ना, तो उसको 0 करना है। 40 13 के है ना यार, 13 का सॉल्यूशन है वो देख लो। तनिष्क किटावट 13 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चेक करो। सो 47 जो है उसमें क्या करोगे? साई को 0 कर दोगे। ओके, साई 0 होगा कहां पर? एट मतलब नोड कहां पर है? R इक्वल टू R नॉट। तो R इक्वल टू R नॉट पर साई 0 होगा। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a नॉट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। नाउ गेट इक्विप्ड टू जेई मेन चलते हैं। तनिष्क किटावट गेट इक्विप्ड, ये सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एफबीएस हमने कराया था। हाँ तो चेक कर लो वो कहां पर है, मुझे याद नहीं है, वो देख लेना, देख लेना, ग्रुप पे मिल जाएगा ना यार। नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं देख ढूंढ के दे दूंगा। हाँ निर्वेद बराबर है। ठीक है, नाउ गेट इक्विप्ड टू जेई मेन के डाउट बोलो। हमने सॉल्यूशन सेंड कर दिए थे, वही क्वेश्चन पूछना जो सॉल्यूशन से समझ नहीं आए, सारे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में वही वाले क्वेश्चन पूछो जो सॉल्यूशन से समझ नहीं आए। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज एस, एस ऑर्बिटल को नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या डाउट है जो सॉल्यूशन से समझ नहीं आया? ओके, एक दो डाउट है कुछ कुछ को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें एक्चुअली क्या दिया है, तो आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव दिया है। आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव क्या दिया है, 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी क्या हो जाएगा हीलियम पॉजिटिव का, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा हीलियम पॉजिटिव का, सेम ही होगा, बस साइन उल्टा आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस ऑफ 19.6 इंटू 10⁻⁻18। अब हीलियम के अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, याद है क्या होता था, जेड स्क्वायर आ जाता था अपने पास। हाइड्रोजन का पता है तो हाइड्रोजन की एनर्जी को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी का भी मिल जाता था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हीलियम पॉजिटिव का पता है, हाइड्रोजन का निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, जेड स्क्वायर। ओके, तो डिवाइड बाय जेड स्क्वायर करेंगे, तो डिवाइड बाय जेड स्क्वायर किया मतलब डिवाइड बाय 4 किया। जेड किसका, ऑब्वियसली हीलियम पॉजिटिव का, हीलियम पॉजिटिव का जेड हमें पता है ना। क्योंकि जब का नहीं, देखो क्या है, जब हमने हाइड्रोजन से हीलियम पॉजिटिव निकाला था ना, जब हाइड्रोजन से हीलियम पॉजिटिव निकाला था तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, हीलियम पॉजिटिव का किया था ना। या इसको चलो ऐसे देख लो कि फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, सम कांस्टेंट, जैसे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, तो अगर मुझे एक का एनर्जी पता है, ठीक है, दूसरे का निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर ना। तो एक तरह से वो माइनस वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक तरह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है कि नहीं है।
तो अगर मुझे हीलियम पॉजिटिव का पता है तो हाइड्रोजन के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, हीलियम पॉजिटिव का पता है तो हाइड्रोजन का निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डिवाइड बाय हाइड्रोजन ये हीलियम पॉजिटिव का जेड स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, हीलियम पॉजिटिव से हाइड्रोजन का पता चल गया। अब इसको तुम ऐसे सोच लो ना, यहां से चलो, यहां से ऐसे सोचो कि हाइड्रोजन का जो एनर्जी आया है उसको जब हीलियम पॉजिटिव के जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एनर्जी आया, ये एनर्जी आया ना, इसको हीलियम पॉजिटिव के जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। ठीक है, मतलब हमने जो किया था वो सही किया था। अच्छा, नाउ ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आ गया। नाउ लिथियम का क्या होगा भाई? तो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ Li2 पॉजिटिव क्या होगा? हाइड्रोजन का हमें पता है, किसी दूसरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर ही करते हैं ना। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लिथियम का क्या है, जेड स्क्वायर 9 हो जाएगा। हाइड्रोजन का पता चल गया, लिथियम 2 पॉजिटिव का निकालना है तो हाइड्रोजन से किसी का भी निकालना होता है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 9। तो हाइड्रोजन से किसी का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, या किसी का पता है और हाइड्रोजन का निकालना है तो डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। सिंपल सा है। हीलियम पॉजिटिव का पता है, हाइड्रोजन का निकालना है तो डिवाइड बाय जेड स्क्वायर कर दिया। ओके, किसका जेड होगा? वो हाइड्रोजन का नहीं होगा, वो बाकी का होगा। हाँ तनिष, तो यहाँ पे आंसर में मतलब ऑप्शन में हमें नेगेटिव साइन नहीं दिया, याद रखना नेगेटिव साइन आएगा। ओके, सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा -19.6 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9/4। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ 2 में भी डाउट था क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 बोल रहे थे, तो 2 नहीं समझ में आया उधर से? which set of the quantum number n, l, m and s represent outermost electron in gaseous aluminum atom? एल्यूमिनियम का क्या है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो हमें इसकी बात करनी है। इसका क्या है, n क्या है इसका? n क्या है? n 3 है। l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1 होती है। m जो है वो -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और s की वैल्यू क्या होगी? या तो -½ होगी या फिर +½ होगी। तो कौन सा मैचिंग है? कौन सा मैचिंग है भाई? डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है। 4 में क्या है? कंसिडर द ग्राउंड स्टेट Cu atom, the number of electrons with azimuthal quantum number l equal to 1 and l equal to 2। इजी है यार। कॉपर का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये होता था, लेकिन एक्सेप्शन आता था। क्या एक्सेप्शन था? s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाता था। तो ये था। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 2 सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो l इक्वल टू 1 मतलब p सब सेल। तो p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? p सब सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और l इक्वल टू 2 किसका है? d सब सेल का। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हो गया ना, और क्या चाहिए? क्या डाउट था? कितना इजी तो था।
ठीक है, आगे चलें। नहीं, उसका कुछ नहीं है तनिष। हाँ, और क्या फाइंड करना था, वही करना था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करने थे, एल इक्वल टू 1 वाले और एल इक्वल टू 2 वाले। ठीक है, नाउ 10 तक हो गया। 11 से 20 के बीच का कोई डाउट है क्या? 11 से 20। किसमें निर्वेद, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव पूछता तो क्या करते? तो जो हाइड्रोजन का आया था उसको जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते। वहां पर जस्ट हमने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एन 1 था तो एन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन अगर लिथियम 2 पॉजिटिव का वो पूछता किसी और ऑर्बिट का, तो हम क्या करते? मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 के बीच में कोई डाउट है? 15 वाला एक ही क्वेश्चन में डाउट है ना बस? किसी को 17 में भी है, किसी को 12 में भी है। वेरी गुड, और मत बोल देना प्लीज यार। निर्वेद भाई, 8th क्वेश्चन तो कितना इजी है ना, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, सॉरी वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, डायरेक्ट सी बाई लैम्बडा। क्या करते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें। लोकेश, नोट्स पढ़े तुमने? निर्वेद, तुमने सॉल्यूशन देखा है? यहाँ का नहीं देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ का नहीं देखा तो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इन ए गिवन सेल maximum number of electron with spin value s equal to plus half in the orbital with azimuthal quantum number l equal to 2। तो l is equal to 2 जो है, किसी गिवन सेल की बात हो रही है, तो उसमें l equal to 2 किसका है? d का। और d में भी वो किसी एक m की बात कर रहा है, वो m equal to plus 2 बोल रहा है, किसी एक m की बात कर रहा है, तो ये एक ही ऑर्बिटल आया, और एक ऑर्बिटल में s इज इक्वल टू क्या दिया है? प्लस हाफ दिया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बेसिकली ये हमने एक नोट भी लिखवाया था तुम्हें कि एक सेट जो होता है एन, एल, एम और एस का, वो यूनिक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। तो वही था ये। लोकेश, इजी था ये, लेकिन तुम मुझे बताओ कि 14 वाला जो है वो तो डायरेक्ट नोट्स पर है ना यार। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इफेक्ट था? फोर्टीन वाला तो डायरेक्ट नोट्स पर बेस्ड है, ड्रॉबैक्स और बोर्स मॉडल। जब हम अप्लाई करते हैं, नोट्स में नहीं है शायद, क्या बात कर रहे हो बे? नोट्स में नहीं है मतलब मैं गलत बोल रहा हूं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो दो इफेक्ट आए थे, स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती थी, याद है? थर्ड ड्रॉबैक्स, थर्ड वाला ड्रॉबैक था ये, थर्ड वाला ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15,
याद आ गया? ऐसे बोलने पर याद आता है, वैसे नहीं आता याद तुम्हें, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 242 nanometer is just sufficient to ionize sodium atom. Ionization energy of sodium atom will be, अब देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हमें किलोजूल पर मोल में दिया है। ओके, तो 242 का जब हमने लिया तो इसका एनर्जी कितना है भाई? यही इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, क्योंकि इतने फोटोन देने पर ही इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो रहा है। तो कितना है उसका एनर्जी? 2 into 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर। तो ये एनर्जी आ जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी है ये एक एटम का आ रहा है, इतना एनर्जी एक एटम के लिए है। हमें एक एटम का एनर्जी नहीं निकालना, हमें एक मोल एटम का निकालना है। ओके, तो क्या करना है तुम्हें? एक एटम से एक मोल एटम का एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एक एटम को इतना एनर्जी दे रहे हैं, तो एक मोल को कितना देंगे भाई? एक मोल को हम देंगे 6.02 या 6 इंटू 10⁻23। तो ये एनर्जी हो गया जूल पर एटम, सॉरी जूल पर मोल। ठीक है, एक मोल एटम को इतना एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन हमें आंसर जूल पर मोल में नहीं निकालना, हमें निकालना है किलोजूल पर मोल। तो जूल को भी किस में कन्वर्ट करना है? अभी किलोजूल में कन्वर्ट करना है। तो किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो एक किलोजूल पर मोल आ गया। ओके, और बोलो, नेक्स्ट बोलो। हाँ, बस इतना ही है, और क्या है? और क्या है? तुम्हें पापड़ थोड़ी बेलने हैं यहाँ पर। ट्राई किए बगैर अगर तुम सोचोगे सब हो जाएंगे तो थोड़ी चलेगा, ट्राई किया ही नहीं होगा। हाँ, आगे बोलो। हाँ, तो यहाँ आयनेशन एनर्जी पूछा था तो वही है ना भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इतना इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। इतना वेवलेंथ जो है सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए सफिशिएंट है। आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी होता है वही तो आयनेशन एनर्जी है ना। किसी को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी वही तो है। ठीक है, हाँ, आगे बोलो। 15 के बाद और कोई डाउट? 20 तक, 20 तक कोई डाउट है? नहीं है ना? निर्वेद बोल रहा है तो सर आपने एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लगाया? अरे यार, जब मुझे वेवलेंथ पता है तो मैं एनर्जी कैसे निकालूंगा? तू बताना मुझे, और कुछ है क्या? निर्वेद, अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो एनर्जी कैसे निकालू उससे? फोटोन की वेवलेंथ पता है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसे आएगी? उतना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना एनर्जी, इतना वेवलेंथ का फोटोन देने पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम आयनाइज हो जाता है। इतना वेवलेंथ का फोटोन देने पर सोडियम एटम आयनाइज हो जाता है। तो बेसिकली सोडियम एटम को जो एनर्जी दे रहे हैं हम, वही तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई ना। सोडियम एटम को हम जो एनर्जी दे रहे हैं वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग, तो इसका एनर्जी निकालना है बस। अभी हमने ऐसा कोई आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बताया था क्या? हमने आयनाइजेशन एनर्जी का कोई फॉर्मूला बताया था क्या सोडियम टाइप एटम के लिए? वो सोडियम का नहीं था, वो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बताया हमने। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नाउ और कोई डाउट है? 20 तक नहीं ना? 19 20 अभी, वेरी गुड यार। अभी क्या बोल रहे हो? मतलब 19 तो कितना इजी है।
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। निर्वेद अभी 16 17 भी बोल रहे हो तुम। निर्वेद अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आया फिर क्या आया बताओ यार। 16 में इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है वो पूछ रहा है। मैंने बोला था कि वही वाले डाउट बताएंगे जो तुम्हें सॉल्यूशन से समझ नहीं आए होंगे, लेकिन तुम लोगों ने सॉल्यूशन ही नहीं देखे, सारे बताने पड़ रहे, फिर उसमें टाइम जाता है ना यार। यहां पर देखो सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। क्यों है भाई सी ऑप्शन रॉन्ग? क्योंकि एल की वैल्यू 2 दी हुई है, तो एम जो है वो -2 से +2 तक जाएगा। और ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, एम की वैल्यू 3 दी हुई है, रॉन्ग हो जाता है वो। सेवनटीन जो है उसमें क्या है, आर्गन 3d6 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो आर्गन 3d6 किसका कॉन्फ़िगरेशन है निकाल लो यार। सीओ का क्या होगा, सीओ में था आर्गन 4s2 3d7 था, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो ऐसे निकल गए, 1 डी से निकल गया, तो आ गया ना सी पॉजिटिव का। Zn2 पॉजिटिव का क्या है, Zn का होता है 4s2 3d10। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने Zn से, तो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, S से निकलेंगे, तो ये आएगा। ठीक है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है बिल्कुल, और कहां से निकलेगा ये तो बताया ना हमने। अब ये फिर से हम अभी बताएंगे तो कैसे होगा यार, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से ही निकलता है। तो यहां पर इस टाइप से देखोगे तो CO3 पॉजिटिव आंसर आ गया, बाकी नहीं है। तो आंसर तुम बता रहे थे तो तुमने ही तो क्वेश्चन पूछा था ना भाई निर्वेद, तुम आंसर बता रहे थे तो क्वेश्चन क्यों पूछा। नौ 19 20 भी करा देते हैं। ड्यूटेरियम आयन मींस, ड्यूटेरियम क्या होता है चलो बताते हैं, 20 में बता देंगे, पहले 19 देख लो। तो बामर की फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, बामर की फर्स्ट लाइन मतलब हाइड्रोजन N1 जो है वो 2 होगा फर्स्ट लाइन का, और N2 जो है वो 3 होगा। फर्स्ट लाइन 3 से 2 आएगी, तो 1/λ=r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5r/36। अभी देख लो, तुमने ही पूछा था। In which of the following one electron system the radius of first Bohr orbit is minimum? तो अगर याद हो तो रेडियस जो है वो क्या था, 0.529 इंटू n²/z है ना। ठीक है, तो z जितना ज्यादा रेडियस उतना कम, तो z सबसे ज्यादा किसका है भाई, लिथियम 2 पॉजिटिव का है। z सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम 2 पॉजिटिव। अब तुम बोल रहे हो सर ये ड्यूटेरियम आयन क्या है, तो ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 1h2 is nothing but D. Okay, deuterium. तो 1h
1H2 इज डी। ड्यूटेरियम तो मतलब उसमें जेड क्या रहता है, ड्यूटेरियम का जेड भी क्या होता है, 1 ही रहता है, ठीक है। उसका जेड जो है सेम रहेगा जो हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर लिथियम 2 पॉजिटिव का जेड सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका रेडियस सबसे कम हो जाएगा। ना आगे बोलो 21 से 30। ट्वेंटी वन से 30 कोई डाउट नहीं है, चलें आगे फिर। 21, 22, 23, वेरी गुड। निर्वेद आधे डाउट तो तुम्हारे ही है बे, अब मैं कोई डाउट नहीं बताऊंगा तुम्हारे। सॉल्यूशन देखा नहीं, बस डाउट पूछे जा रहे हो, किए भी नहीं किए ऐसा लग रहा है। तो मैंने जो बोला वो फॉलो क्यों नहीं किया तुमने? मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन देख लेना। फिर ग्रुप पे सॉल्यूशन भेजने का पॉइंट क्या हुआ? एक तो तुम्हारा जब डाउट लेक्चर रखो तो तुम रोने लग जाते हो, नहीं सर नहीं सर आज हमारा ये है सर, आज ही तो सर छुट्टी मिला है सर, इतने दिनों बाद तो एक दिन छुट्टी मिलता है सर। और जब डाउट लेक्चर रखते हो तो तुम फिर एक्स्ट्रा डाउट पूछने लग जाते हो, फिर सारे डाउट कैसे कवर होंगे? अब बेचारा सिद्धार्थ जो है उसको बहुत सारे एक्सपर्टाइज के डाउट पूछने थे, अब उसका तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। हाँ 30 पे चलते हैं। तनिष्क टावर तुमने एक्सपर्टाइज नहीं किया, बट सिद्धार्थ ने कर लिया ना, मैं सिद्धार्थ की बात कर रहा हूं। सिद्धार्थ ने बुकलेट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उसने एक्सपर्टाइज किया है, तो एक्सपर्टाइज के उसको डाउट थे। हाँ राजदीप ने डीपीपी भी कर लिया, ठीक है। सो क्या है भाई, 21 से 30 में कोई डाउट है नहीं ना? हाँ तनिष्क टावर तुम्हारा ही बता देते डायरेक्ट 30। तो 30 में क्या है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वुड एमिट ए फोटोन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा? जिसका मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। तो डेल्टा ई सबसे ज्यादा किसका है? डेल्टा ई सबसे ज्यादा किसका होगा भाई? 6 to 1 का सबसे ज्यादा होगा, ओके। 6 to 1 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। और हाँ मतलब ऐसा है कि फर्स्ट ऑर्बिट, देखो हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस कम आता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट इन्वॉल्व है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से देखो 6 तक गए तो वो ज्यादा डिफरेंस आ गया कंपेयर टू फर्स्ट एंड 2। मतलब यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में से एक होना चाहिए, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। अरे भाई बता तो दिया ना यार, क्या कर रहे हो? ये क्या लिखा है तनिष्क टावर, देख तो लिया करो ना। और ये हमने नोट्स में लिखवाया भी है तुमको, याद है कि नहीं है कुछ तुम्हें? ये तो लिखवाया है ना यार साफ साफ, मतलब ऐसा तो फॉर्मूला है ना यार, 12400 बाय लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। तो लैम्बडा ज्यादा है तो डेल्टा ही कम, डेल्टा ही ज्यादा है मतलब लैम्बडा कम। समझ आया कि नहीं आया?
ठीक है, 30 तक और कोई डाउट है किसी को? आगे चलें। हाँ, अब 40 तक डाउट बताओ, 30 तक नहीं है तो 40 तक कोई डाउट है? थर्टी थ्री, यस 33 बता देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो 33 के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 33 के लिए हम क्वेश्चन बोलेंगे। लोकेश, तुम्हें 33 आ गया? लोकेश 33 आ गया? लोकेश, जवाब नहीं आ रहा है तुम्हारा, कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 33 आया लोकेश तुम्हें? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तुम सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे? क्यों, जाने क्यों दो, सॉल्व करना। तुझे आया था ना, तू बोला ना मुझे सारे क्वेश्चन आ गए सर। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देन चलते हैं। तो क्वेश्चन नोट करो। उस क्वेश्चन में अगर वो क्वेश्चन हो गया देन 33 भी हो जाएगा, बिकॉज 33 उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा ऑलरेडी। तो a sample of hydrogen atom containing electron in fourth orbit de-excites to ground state determine maximum and minimum number of spectral line if sample contains फर्स्ट में है 1 एटम, सेकंड में है 2 एटम्स एंड थर्ड में है 4 एटम्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो कौन सा वाला है? वो 2 एटम वाला है। ओके, तुम्हें तीनों केसेस में मैक्सिमम लाइन कितने आएंगे और मिनिमम लाइन कितने आएंगे ये बताना है। तो जैसा तुमने 33 सभी ने ट्राई कर ही लिया होगा, तुम्हें नहीं आया, किसी को नहीं आया ना, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके बताएं इसको। मतलब फर्स्ट वाला सॉल्व कर देते, देन सेकंड और थर्ड तुम सॉल्व करना, चलेगा? ठीक है, 1 एटम का सॉल्व करके बताते हैं, सेकंड वाला तुम सॉल्व करके देखना। नहीं, एक्चुअली 1 एटम और 2 एटम का भी बता ही देते, देखते हैं। चलो 1 एटम का देखते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास देखो एक ही एटम है, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएगा देखो। तो मैक्सिमम के लिए हम देख रहे हैं, तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितने ट्रांजिशन हुए? 3 ट्रांजिशन हुए। कितने ट्रांजिशन हुए? 3 ट्रांजिशन हुए, तो कितने फोटोन एमिट होंगे? 3। ये हम बोलेंगे हमें कितने लाइन मिलेंगे? 3 लाइन मिलेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, और भी कोई तरीका है क्या जिससे जा सकता है? बिल्कुल, और भी तरीके हैं जिससे जा सकता है। मान लो 4 से 3 गया और 3 से 1 आया, तो कितने होंगे? 4 से 3 गया, 3 से 1 आया, कितने होंगे? ऐसे तो 2 ही लाइन आएंगे। अच्छा, और भी देखते हैं। अगर वो 4 से 2 जाता है और 2 से 1 जाता है, तो कितने लाइन आएंगे? 2 लाइन आएंगे। और अगर वो डायरेक्ट 4 से 1 जाता है तो एक ही फोटोन एमिट होगा, मतलब एक ही लाइन आएगा। तो मैक्सिमम कितने लाइन आ सकते हैं यार? देखो हमारे पास एक ही एटम है, हमने फर्स्ट वाला लिया जिसमें हमारे पास क्या, एक एटम है। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे ट्रांजिशन करेगा, या ऐसे करेगा, या ऐसे करेगा, या ऐसे करेगा। ये चारों में से किसी एक तरीके से ही जाएगा। ये चारों तरीके से थोड़ी जा सकता इलेक्ट्रॉन, किसी एक तरीके से ही जाएगा ना। तो मैक्सिमम लाइन कितने आएंगे बताओ? मैक्सिमम लाइन कितने आ सकते हैं भाई? 3 ही आ सकते हैं। ओके, मैक्सिमम लाइन कितने आएंगे? 3। और मिनिमम लाइन कितने आएंगे? तनिष्क वेट करो ना थोड़ा, वो फॉर्मूले का वेट करो। फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे उसका वेट करो, या फॉर्मूला कब लगाते हैं उसका भी वेट करो। मिनिमम लाइन एक ही आ सकता है जब डायरेक्ट 4 से इलेक्ट्रॉन 1 में जंप करता है। क्लियर है सभी को? तो मैक्सिमम लाइन 3 आएगा और मिनिमम लाइन क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, ये हो गया भाई एक एटम का केस। ओके, अब हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर 2 एटम है तो क्या होगा? तो सेकंड केस ले लेते हैं, जब हमारे पास 2 एटम है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन, हमें तो देखो मैक्सिमम के लिए अगर देखना है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो ठीक है, ये मैक्सिमम के लिए हम चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम लाइन कितने आएंगे, उसके लिए हम देख रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम, मिनिमम तो हमने लास्ट टाइम जैसे बताया वही चक्कर है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि यार 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 आए, तो कितने लाइन आएंगे? 3 लाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम का हमने फिक्स कर दिया ट्रांजिशन यार ऐसे आना चाहिए फर्स्ट आइटम, तो हमें 3 लाइन मिल जाएंगे। अच्छा, अब सेकंड आइटम में भाई कैसे होगा ट्रांजिशन? तो हम बोलते हैं कि यार सेकंड आइटम में भी ऐसे ही करा दो ना, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 करा दो, तो उसमें भी 3 लाइन आ जाएंगे। तुम यही बोलोगे। देखो फर्स्ट एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे गया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो ऐसे 3 फोटोन एमिट हुए कि नहीं हुए? तो 3 फोटोन एमिट हुए, मतलब 3 लाइन। अगर सेकंड एटम में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाता है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो 3 और फोटोन एमिट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो लाइन कितने आएंगे बताओ? 3 और आ जाएंगे क्या? देखो क्या है, 4 से 3 का फोटोन पहले भी था और 4 से 3 का फोटोन अभी भी आएगा, तो दोनों फोटोन का तो वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी सेम ही रहेगा ना, तो वेवलेंथ भी सेम ही रहेगा। तो सेम एनर्जी या सेम वेवलेंथ की वजह से
एक ही लाइन मिलती है, अलग अलग लाइन नहीं मिलती। क्योंकि याद है क्या होता था, जब हम प्रिज्म पर डालते हैं, जब हम प्रिज्म पर डालते हैं तो क्या होता है, डिविएट होता है ना, प्रिज्म पर डालने के बाद डिविएट होता है, और डिविएट किस हिसाब से होता था, एनर्जी वगैरह के हिसाब से ही होता था ना। तो एनर्जी के हिसाब से होता था, तो अगर दो फोटोन है लेकिन दोनों फोटोन का एनर्जी सेम है, दोनों फोटोन का एनर्जी क्या है, सेम है, तो वो एक जगह पर ही जाके गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? क्योंकि जो एंगल ऑफ डिविएशन वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता है एनर्जी पर। याद आया कुछ? तो अगर हमारे पास दो फोटोन है लेकिन दोनों फोटोन का एनर्जी सेम आए तो लाइन एक ही मिलेगी। दो फोटोन डालेंगे लेकिन लाइन तो एक ही आएगी ना। लेकिन अगर दोनों फोटोन का वेवलेंथ अलग है तो वो एनर्जी भी अलग होगी, तो वो दो अलग अलग जगह गिरेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो हमें दो लाइन मिलेंगे। तो बेसिकली यहां पर देखो क्या है, यहां पर 4 से 3 जो है का ट्रांजिशन हुआ, तो जो फोटोन एमिट होगा वो 4 से 3 के एनर्जी डिफरेंस वाला होगा। यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि 4 से 3 वाला है तो एनर्जी सेम है, तो यहां पर जो लाइन आएगी वही सेम लाइन इधर आएगी, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। सिमिलरली 3 से 2 की वजह से जो लाइन आएगी सेम वही लाइन यहां पर 3 से 2 की वजह से आएगी, तो एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। यहां पर 2 से 1 गया, यहां पर भी 2 से 1 गया, तो सेम ही लाइन आ रही है। मतलब यहां पर क्या है, सेम ट्रांजिशन हो रहे हैं, और सेम ट्रांजिशन की वजह से कोई एक्स्ट्रा लाइन हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे ट्रांजिशन हुआ ना तो हम बोलेंगे जीरो लाइन आए हमारे पास, एक्स्ट्रा लाइन कोई आया ही नहीं, तो क्या लाइन हो गए, वो जीरो हो गए। तो और कौन सा तरीका है भाई, तो और देख लेते हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो जीरो एक्स्ट्रा लाइन मिलेंगे, या फिर हो सकता है 4 से हम 3 लेके आए एंड 3 से 1 आ जाए। अब देखो एनर्जी डबल हो गया, लेकिन यार बात एनर्जी की नहीं है, बात दो फोटोन की है। ये दो फोटोन है ना, तो दोनों टोटल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स हो गया है, लेकिन टोटल एनर्जी की बात नहीं होती ना, वो फोटोन के करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है। ऐसे तो जितने भी फोटोन है सभी का मिला के तो एक एनर्जी हो गया, तो एक ही लाइन आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। एक फोटोन एक लाइन बता देता है, दो फोटोन दो लाइन देंगे, लेकिन दोनों फोटोन का अगर एनर्जी सेम है तो एक ही लाइन मिलेगा। अब यहां पर देखो, अगर हम बोले कि 4 से 3 और 3 से 1 गया तो क्या होगा, तो 4 से 3 वाला ऑलरेडी इधर है, ठीक है, 4 से 3 वाला ऑलरेडी इधर है, तो ये तो सेम लाइन आ गया। लेकिन 3 से 1 वाला देखो नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है ना, 3 से 2 वाला है एंड 2 से 1 वाला है, तो यहां पर क्या है, 3 से 1 वाला ट्रांजिशन है ही नहीं, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, तो इसकी वजह से जरूर एक लाइन हमें मिल सकता है। हाँ तनिष, एक्चुअल में देखा जाएगा वहां पर तो 6 लाइन आ रहे थे, 3 इधर आ रहे थे, 3 इधर आ रहे थे, लेकिन वो 6 लाइन जो है आपस में मर्ज हो रहे थे। ओके, मतलब क्या है, एक इधर आया एक इधर आया, तो 2 लाइन आए, लेकिन वो 2 लाइन मर्ज हो रहे हैं, वो एक ही जगह पर गिर रहे हैं, तो एक ही लाइन दिखाई देगा। सिमिलरली 3 से 2 और 3 से 2 का 2 लाइन मिला, एक इससे मिला एक इससे मिला, लेकिन वो सेम जगह पर गिरेंगे, ठीक है, तो 2 लाइन नहीं है, वो एक ही लाइन आएंगे। ऐसे 2 से 1 और 2 से 1 वाला जो है उसकी वजह से भी हमारे पास एक ही लाइन मिलेगा। हाँ, तो यहां पर देखो 4 से 3 वाला इधर था फर्स्ट एटम में, लेकिन 3 से 1 वाला नहीं था, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, तो डिफरेंट लाइन आएगी, इसलिए एक लाइन हो गया। अच्छा, और देख लेते, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ज्यादा लाइन का। तो 4 से 2 और 2 से 1 गया, तो देखो 4 से 2 वाला नहीं है बट 2 से 1 वाला है, तो ये सेम ट्रांजिशन हो गया एंड ये डिफरेंट ट्रांजिशन है।
तो कितना लाइन मिल सकता है, यहाँ पर भी एक ही मिल सकता है ऐसे भी एक्स्ट्रा, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट 4 से 1 चला जाए। अब देखो डायरेक्ट 4 से 1 गया तो इसमें ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं है ना, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, तो ऐसे हमें एक मिल सकता है। तो अब देखो वही सेम चीज हो गई कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 तरीकों में से किसी एक तरीके से ही जाएगा। अगर फर्स्ट वाले तरीके से गया, अगर फर्स्ट वाले तरीके से गया तो इलेक्ट्रॉन एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं देगा, लेकिन बाकी में से किसी एक तरीके से गया तो एक एक्स्ट्रा लाइन मिल सकता है। ओके, तो मैक्सिमम लाइन कितने आएंगे, मैक्सिमम लाइन 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो फर्स्ट एटम में भी 4 तरीके आएंगे, लेकिन हमने क्या बोला, हमें मैक्सिमम वाला देखना है ना, तो हमने बाकी तरीकों को लेके मतलब ही नहीं है ना भाई, हमें तो मैक्सिमम लाइन देखनी है। तो हमें बाकी पहला ही तरीका देखो ना, क्योंकि उसी से मैक्सिमम लाइन मिल रही थी। हाँ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो भाई फोटोग्राफिक प्लेट पर ही दिखेंगे ना, बाकी जगह थोड़ी दिखते हैं। 1 क्यों ऐड किया, अरे 3 लाइन फर्स्ट एटम में आ रहे हैं जानवी, और 1 लाइन सेकंड एटम की वजह से आ रहा है, तो टोटल 4 लाइन मिल सकते हैं ना। तो मैक्सिमम हमें 4 लाइन मिलेंगे, और मिनिमम कितने मिलेंगे, मिनिमम देखो हमें एक ही मिलेगा। अब मिनिमम एक क्यों मिलेगा, मैं बोलूंगा कि दोनों एटम में 4 से 1 में ही जंप कर जाए। दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 1 में ही जंप कर गया तो फोटोन तो 2 एमिट होंगे, लेकिन दोनों फोटोन का वेवलेंथ क्या है, सेम होगा, तो वो एक ही लाइन आएगा। प्रथम वो जो 10 आया था उसका भी एक रीजन था, N2 = 6 और N1 = 2 जब था, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन जो आए थे उसका एक रीजन था। रुको अभी वेट करो, वो फॉर्मूले के हिसाब से आया था। जानवी सबको ऐड नहीं करना चाहिए ना। देखो क्या है, जो सेकंड एटम है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी कि सब तरीके से जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे जा रहा होगा, या ऐसे जा रहा होगा, या फिर ऐसे जा रहा होगा, तीनों में से किसी एक तरीके से ही जाएगा ना वो, तो एक ही लाइन मिलेगी ना हमें, एक ही लाइन एक्स्ट्रा आ सकती है, इनमें से कोई भी एक तरीके से ही जाएगा वो। ठीक है, अब अगर हम यहां पर 4 एटम ले लें, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और मिनिमम के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी, राइट, हाँ वही है। मिनिमम तो हमारे पास क्या है, एक ही लाइन आएगी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 4 एटम है, तो अब हम क्या है कि मैक्सिमम के लिए फिक्स करते चलते हैं। फर्स्ट एटम में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एटम में ऐसे हुआ 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो कितनी लाइन आ गई, 3 लाइन आ गई। ठीक है, अब ये फर्स्ट एटम का था, तो सेकंड एटम में सेम ट्रांजिशन हुआ तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी ना, तो हम सेकंड एटम में थोड़ा डिफरेंट ट्रांजिशन ले लेते हैं, हम बोलते हैं 4 से 3 और 3 से 1 वाला होगा। ठीक है, तो पकड़ के चलते हैं, ट्रांजिशन फिक्स करते चलते, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है। तो सेम ये वाला ट्रांजिशन अगर हमने सेकंड एटम में लिया तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी, तो इससे डिफरेंट लेते हैं, तो 4 से 3 और 3 से 1, तो यहाँ पर ये सेम आ गया, लेकिन 3 से 1 वाला डिफरेंट है, तो कितनी एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड एटम की अगर हम बात करें, तो थर्ड एटम में अब देखो अगर ट्रांजिशन ऐसा हुआ, प्रथम तुम्हारा ही बता रहा हूं, वेट तो कर लो ना भाई, तो ऐसे अगर एटम आया तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी,
ऐसे आया तो देखो सेकंड एटम में आ चुका है ऑलरेडी, तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ट्रांजिशन लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं 4 से 2 एंड 2 से 1। अब 2 से 1 वाला ऑलरेडी इधर देखो आ गया है, तो उसकी वजह से तो कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, वो सेम हो गया। बट 4 से 2 वाला डिफरेंट है, तो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लाइन आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ एटम, तो फोर्थ एटम में हम बोलेंगे कि इन तीनों में से जो ट्रांजिशन है वो अगर ट्रांजिशन हुए तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी, क्योंकि रिपीट हो जाएंगे ट्रांजिशन। तो वहां पर एकदम डिफरेंट वाला ट्रांजिशन ही ले लो, 4 से 1 वाला। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, तो इसकी वजह से एक और आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एटम में की वजह से 3 लाइन, सेकंड एटम की वजह से 1 लाइन, थर्ड एटम की वजह से 1 लाइन, और फोर्थ एटम की वजह से एक्स्ट्रा 1 लाइन। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने लाइन आ गए? टोटल लाइन हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, व्हाट अबाउट मिनिमम? मिनिमम 1 ही होगा जब 4 to 1 इन ऑल, सब में 4 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी। ओके, अच्छा अब मुझे कोई ये बताएगा कि अगर हम यहाँ पर 4 की बजाय 5 एटम ले लें तो कितने मैक्सिमम लाइन आ सकते हैं? 4 की बजाय अगर नंबर ऑफ एटम्स 5 ले लें तो कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 7। कैसे? एक्स्ट्रा कौन सा लाइन आएगा, कोई बता सकता है? जानवी बोल रही है 8। जानवी एक्स्ट्रा कौन सा लाइन आएगा बताओ? सिद्धार्थ कौन सा आएगा वो एक्स्ट्रा जो तुम लाइन बोल रहे हो? कौन सा ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हो तुम? 6 लाइन तो हमने ये बोल दिया। जो एक्स्ट्रा तुम टोटल 7 लाइन बोल रहे हो, तो एक्स्ट्रा ट्रांजिशन कौन सा है जो तुम करोगे वहां पर, बता सकते हो मुझे? जानवी तुम्हारा 8 आ रहा है, तो तुम्हारा कौन सा है वो ट्रांजिशन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 2 लाइन मिल रही हैं? टू से 1 वाला, 4 से, अरे प्रथम भाई फिफ्थ ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तुमने फिफ्थ कहां से पहुंच गए? इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में था, तुम तो फिफ्थ पे पहुंच गए। फोर से 1 वाला तो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया तनिष्क किटावट। तो अभी अगर तुम देखोगे तो इसके अलावा और कोई 3 से 2, जानवी 3 से 2, तो 3 से 2 वाला जो है वो तो आ गया ना यार। ये देखो 3 से 2 ऑलरेडी फर्स्ट एटम में ही है ट्रांजिशन। 4 से 1 डायरेक्ट किधर है? ये देखो तनिष्क किटावट, 4 से 1 डायरेक्ट राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स 4 से ज्यादा ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 15 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, कितने ही नंबर ऑफ एटम्स एक्स्ट्रा ले ले, मैक्स 6 ही मिलने वाले हैं। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना, याद है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, वो यहां पर लगा के देखो, आंसर 6 आएगा। 4 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो डेल्टा एन इज 3 प्लस 1/2 दैट इज 6। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब वो फॉर्मूला हमें तब कब लगाना होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। वो फॉर्मूला कब लगाना होता है जब हमारे पास सैंपल में बहुत एटम्स हैं, तब वो फॉर्मूला लगाया जाता है। और जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दे देगा, जनरली तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स नहीं देगा, बट जैसे मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें एटम दे दिया कि हमारे पास 1 एटम है, 2 एटम है, तो तुम्हें ट्रांजिशन देखने पड़ेंगे, जैसा कि वो क्वेश्चन नंबर 33 में भी दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में तुम्हें एटम्स दे दिए थे भाई कि 2 ही एटम है,
तो फिर तुम्हें देखने पड़ जाएंगे कि मैक्सिमम कितने लाइन आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं, लेकिन जनरली वो नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें देगा नहीं। और ऐसे केस में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एटम्स मानते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 33 का आंसर अभी तो यार, अभी भी मैं 33 का आंसर बताऊं क्या? हो तो गया ना भाई। अभी भी 33 का आंसर पूछोगे तो कैसे चलेगा यार? हाँ प्रथम, करेक्ट बोल रहे हो। जानवी, जब नंबर ऑफ एटम्स दिए हो ना तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तब हमें ऐसे चेक करके देखना है। जब हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए कि हमारे पास एक एटम है, दो एटम है, तो जैसे हमने आज किया है वो करके देखेंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिए मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा एटम्स हैं, तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दो। वो फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास सैंपल में बहुत एटम्स होते हैं। ठीक है, तो 33 के बाद और किसमें डाउट है? थर्टी थ्री के बाद और कोई डाउट है 40 तक? नहीं है ना डाउट? एडवांस पर चलें, गेट इक्विप टू जेई एडवांस। हाँ मिनिमम एक ही रहेगा। गेट इक्विप टू जेई एडवांस चलते हैं फिर। गेट इक्विप टू जेई एडवांस में ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई डाउट है क्या जो सॉल्यूशन में समझ नहीं आया? 3 5 ओके, 3 and 5। 3 में क्या है भाई? The ionization potential difference is 2.55 electron volt for two of the Bohr's orbit of the atomic hydrogen of quantum number n1 and n2। अरे ये तो वैल्यू याद रखनी है ना यार। 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फोर्थ ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है। कितना है फोर्थ ऑर्बिट का? -0.85 है ना शायद। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है किसका हो जाता है, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है 2.55 है, याद रखना है। बताया था ना हमने एनर्जी डायग्राम। ठीक है, और थर्ड के बाद क्या था? थर्ड के बाद 6। फिफ्थ भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, फिफ्थ में क्या है ऐसा भाई? An electron in hydrogen atom in its ground state is absorbs 1.5 times as much energy as minimum required to escape। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप जो है वो है 13.6।
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड कितना दिया उन्होंने? बोला 1.5 टाइम्स दिया। तो एनर्जी गिवन इज 1.5 टाइम्स। तो देखो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी गिवन माइनस इतना एनर्जी देने पर सरफेस पर आ गया, लेकिन हमने उससे ज्यादा दिया। तो याद है हमने बताया था एक्स्ट्रा एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है तो लैम्बडा क्या आएगा? याद है इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा निकाल सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो √150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ionization potential is nothing but ionization energy. Okay, so ये हमारे पास हो गया। This is 3, this is question number 5. Okay, so जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 13.6 है, बट हम क्या कर रहे थे? 1.5 टाइम्स दे रहे थे, ज्यादा दे रहे थे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी से लैम्बडा निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट है क्या? तो 6 में ट्रैप इन एन एक्सटेंशन, तो वो जो दिया है ना इतने एक्सटेंशन में ट्रैप हो गया तो वो एरर है, वो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स इज 1 नैनोमीटर। तो ये दिया है, डेल्टा पी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? डेल्टा पी आ जाएगा ना अभी तो आराम से। आ जाएगा ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। 10 तक और डाउट नहीं है ना कोई? तो 11 में क्या डाउट है? 7 में किसको डाउट आ गया अभी? सिद्धार्थ 7 में क्या डाउट है? कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ दिस। इजी है ना यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। मास ऑफ फोटोन निकालना है। तो लैम्बडा क्या है? लैम्बडा उन्होंने बोला है कि सीरीज लिमिट ऑफ बामर है ऑफ एच ई पॉजिटिव। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया ये वाला पार्ट, और 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट। तो 1 बाय लैम्बडा जो है ये आ गया 1.1 इंटू 10⁷. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास। ठीक है, सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाय mv होता है। तो यहां से m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा h/m लैम्बडा, सॉरी h/, लैम्बडा इंटू v। v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ है ना। तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इसके अलावा 1 बाय लैम्बडा की वैल्यू भी पता है। v जो है ये हो गया 3 इंटू 10⁸. 1 बाय लैम्बडा इज 1.1 इंटू 10⁷. सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो द सीरीज लिमिट वैल्यू आर 8208 एंगस्ट्रॉम एंड 22800 एंगस्ट्रॉम for the quantum number n1 and n2 in the atomic spectrum. What is the wavelength for radiation emitted in the transition n2 से n1? तो देखो क्या है, ये जो मतलब पहला वाले को मान लो λ1 है और दूसरे को λ2 मान लो तुम। तो चलो लिख लेते हैं। λ1 इज 8208 एंगस्ट्रॉम और λ2 इज
22800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ व्हाट इज लैम्बडा 1? तो 1 बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? दिस इज r अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, एंड इसी टाइप से 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर सीरीज लिमिट के लिए। तो ये हो गया r अपॉन n2 स्क्वायर। अभी तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना वेवलेंथ कब? जब n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा हो। ठीक है, तो n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो लैम्बडा क्या होगा? तो 1 लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू n2 से n1 में जंप हो रहा है, लोअर ऑर्बिट n1 है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2। यही है कि यही है या नहीं? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। और बोलो। इलेवन के बाद क्या डाउट है? थर्टीन, 14, 13 देखो क्या है। तो 13 में हमारे पास वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस वाला ग्राफ दिया है और हम देख सकते हैं कि उसने एक बार कट किया। कितनी बार कट किया? एक बार। तो जितनी बार ग्राफ कट करता है उतने ही नंबर ऑफ रेडियल नोड होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड, सॉरी यस, नंबर ऑफ रेडियल नोड उतने ही होते हैं। तो कितनी बार कट किया? एक बार कट किया ना, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और बोलो। वही निकालना था, द नंबर ऑफ नोडल स्पेयर। तो नंबर ऑफ नोडल स्पेयर मतलब रेडियल नोड। 14 में क्या डाउट है? 14, फॉर इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom the wave function is this. Wave function is proportional to e raised to power minus r by a. तो वेव फंक्शन जो है वो माइनस आर बाई ए के प्रोपोर्शनल है। तो सम कांस्टेंट इनटू ई रेज टू माइनस आर बाई ए। तो व्हाट इज द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन? तो याद हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होता था? प्रोबेबिलिटी होता है 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की वजह क्या लिख दिया? साई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इन्होंने आर नहीं लिखा, उसको साई लिखा है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसका रेशियो निकालना है, तो सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर भी आएगा ना। तो इसका रेशियो निकालना है तुम्हें कहां पर? न्यूक्लियस पे डिवाइड बाय एट ए डिस्टेंस ए पर। तो न्यूक्लियस पे क्या होगा? तो न्यूक्लियस पे 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई 0 का स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। साई की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर? के स्क्वायर इंटू ई रेज टू 0 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस ए की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई ना, क्योंकि ये देखो 4 पाई 0 स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो 14 में 0 आ जाएगा। और वैसे भी इसको वैसे भी देख सकते हो तुम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस क्या होता है? 0। तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और
14 के बाद और कोई डाउट है? 16, 17 सारे क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, याद है? इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू 1, तो माइनस के ई स्क्वायर बाय आर, एंड के की वैल्यू 1 होता है कौन से वाले यूनिट में? सीजीएस यूनिट। के इक्वल टू 1 इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम। 9 इंटू 10⁹ होता है किसी ऐसा यूनिट सिस्टम में। और हाँ, के Q1 Q2 बाय आर जो है वही तो आया ना, उसी से आता है ना ये। अरे पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 बाय आर से ही आता है ना। Q1 की वैल्यू जेड ई होता है, Q2 का वैल्यू ई होता है, डिवाइड बाय आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 17. An electron is moving with this much kinetic energy. What will be the de Broglie wavelength of this electron? तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? h अपॉन रूट 2mk। तो या तो वो कर दो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन का तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में दिया, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है वो। तो 4.55 इंटू 10⁻⁻25, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी यार ये। ठीक है, देखते हैं। -25 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर वैल्यू पता है तो लैम्बडा क्या हो जाता है? इट इज रूट 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लैम्बडा यहां से तुम्हें एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आगे बोलो। 20 तक और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, 34 तक बोलो डाउट कोई है तो। 34 तक कोई डाउट है? लेक्चर बस एंड कर रहे हैं अभी। 34 तक कोई डाउट है क्या? छह बजे तक लेक्चर था, 6 बजे तक था टाइमिंग। 24 मैं बोल भी रहा था कि तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत पूछो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, द डिफरेंस ऑफ nth एंड n+1 ऑर्बिट, फोर्स ऑर्बिट। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला है? n+1 और n का जो एनर्जी डिफरेंस है वो n-1 जो है उसकी रेडियस के इक्वल है। मतलब रेडियस ऑफ n+1 माइनस रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू रेडियस ऑफ n-1 वाला ऑर्बिट। तो क्या बताना? n की वैल्यू बतानी है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो देखो 0.529 इंटू n स्क्वायर, तो n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड तो 1 ही है, माइनस 0.529 इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू
0.529 इंटू n-1 का स्क्वायर। तो 0.529 कैंसिल आउट हो गया, तो n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, n-1 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो इधर से देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर, चलो ये वाला कैंसिल आउट कर देते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 4n आ गया। तो n यहां से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है? ओके और कोई डाउट है? ये लेक्चर एंड करें, 34 तक कर लेते हैं, फिर भी 34 तक। और कोई डाउट है? 16 में डाउट है सिद्धार्थ, तो बोला क्यों नहीं? 16 तो कब का रह गया, 16 करा दिया ना सिद्धार्थ, 16 करा दिया ऑलरेडी। ठीक है, और कोई डाउट है 34 तक? ये लेक्चर एंड करें। तनिष जितना पूरा बुकलेट ही करना है तुम्हें, कितना करके क्या जाए, पूरा बुकलेट ही करना है। 18 में क्या डाउट है सिद्धार्थ? 18 इफ ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन, ये थोड़ा पीरियोडिक से रिलेटेड हो जाएगा सिद्धार्थ। 18 वाला क्वेश्चन याद है? अब वो प्रिंसिपल हिसाब के हिसाब से चलेंगे। तो फोर्थ पीरियड जो है, फोर्थ पीरियड में देखो कौन कौन सा फिल होता है। पहले 3s फिल होता है, सॉरी फोर्थ पीरियड में पहले 4s फिल होता है, उसके बाद 3d फिल होता है और फिर 4p फिल होता है। याद है क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ऐसा ही है ना, पहले 4s फिल होता था, फिर 3d फिल होता था, फिर 4p। तो अभी हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, तो उसकी वजह से देखो कितने होते हैं हमारे पास। तो s के 2, d में 5 ऑर्बिटल है, तो उसकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ग्रुप हो जाते हैं d के। p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से 6 ग्रुप आ जाते हैं p के। तो टोटल हमारे पास 18 ग्रुप आ रहे थे। टोटल कितने ग्रुप आ रहे थे? 18 आ रहे थे। कब? जब हमारे पास मतलब नॉर्मल कंडीशन है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो उन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन हो। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है वो? 3। तो अगर एक ऑर्बिटल में 3 है तो s का एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। d जो है उसके कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15। तो 15 ग्रुप फिर हो जाएंगे d के। p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल हैं और हर एक में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो p के 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से 9 ग्रुप आ जाएंगे p के। तो कितना हो गया मिला के? 27 हो गया। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल वाला है जब अभी की बात करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3-3 इलेक्ट्रॉन वाला है। ओके, और कोई डाउट है 34 तक? हाँ, तो 3n स्क्वायर वाला ना, तो वही है ना। 3n स्क्वायर क्या है? एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बताएगा वो। जब हमारे पास एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3n स्क्वायर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है। ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स।
तो फोर्थ पीरियड में तो ये 3 ही सब सेल फिल होते हैं, इनके अलावा कोई सब सेल फिल नहीं होता है। फोर्थ पीरियड में 4s सब सेल, 3d सब सेल और 4p सब सेल फिल होता है। तो ये तीनों सब सेल के हिसाब से देखेंगे हम। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नहीं देखने हमें। जानवी 26 में क्या डाउट है, एक मिनट देख लेते हैं 26 क्वेश्चन। तो ओरिजिन जो है उस पे न्यूक्लियस है, ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन ए टीनी वॉल्यूम ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इज 10⁻⁵। तो देखो क्या है, s ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है क्या? तो ये जो है यहां पर x इज इक्वल टू है a, y इज इक्वल टू है 0 एंड z भी है 0। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 10⁻⁵ है। तो इतनी ही प्रोबेबिलिटी इस स्फीयर पर हर जगह पर होगी। तुम अगर इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो भी यही आएगी, इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी देखोगे यही आएगी, हर पॉइंट पर यही प्रोबेबिलिटी आएगी इतने डिस्टेंस पर। ओके, तो किस पर प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला उन्होंने बोला x और z 0 है और y इक्वल टू a है, मतलब इस डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ओके, न्यूक्लियस से a डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम ही रहेगी। ये क्या है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना। ये डिस्टेंस भी a है फ्रॉम न्यूक्लियस एंड ये डिस्टेंस भी a है फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी 10⁻⁵ ही आएगी। अगर इधर देखेंगे तो इधर भी प्रोबेबिलिटी 10⁻⁵ ही आएगी। हाँ, एस के लिए ही है ये चीज, ठीक है। बाकी के लिए देखो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर लिया था, मतलब 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बताया था, और इस थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लिए थे शेप ऑफ ऑर्बिटल के हिसाब से। तो मैं उसका लिंक आज सेंड कर दूंगा तुम्हें, वो एक बार देख लेना। प्रोबेबिलिटी जो ग्राफ है ना, उनका रिवीजन किया था एक तरह से हमने एक बैच में, और वो शेप ऑफ ऑर्बिटल वाला पार्ट भी बताया था नोडल प्लेन के साथ। तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा, वो देख लेना एक बार, ठीक है। कैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो चलो लेक्चर हम खत्म करते हैं, वैसे भी 6 से ऊपर चला गया। और कोई डाउट है क्या 34 से पहले? तनिष्क गिटावट, जितना हो सकता है उतना करो, नहीं होता है तो छोड़ दो, जितना हो पा रहा है उतना करो ना। सर लेकिन ग्राफ का यूज बता सकते हो, अरे ग्राफ से ही तो पता चलता है ना प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है। जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में ऐसा था ना, 1s का ऐसे था, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ का यूज है, ग्राफ से ही हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो चलो लेक्चर खत्म करते हैं, और वो वाला भी मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें जो 3-4 दिन पहले मैंने लिया था एक बैच में। चलो बाय।